मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे थे हम लोग। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने बार मैग्नेट की वजह से भी बता दिया था और करंट कैरिंग कॉइल की वजह से भी बता दिया था। हमने कहा था दोनों इक्विवेलेंट होते हैं एक दूसरे के। तो जैसे वहां पर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे, वैसे यहाँ भी हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं किसकी वजह से, मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट की वजह से। क्लियर है? देखिए जैसे ये कोई बार मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल। इसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो स्मॉल एम है, ये माइनस एम हो जाएगा, ये प्लस है। ये इनका मिड पॉइंट है और ये डिस्टेंस को हमने 2L लिया हुआ है। मैंने वहां भी बताया था, आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि जो मैग्नेटिक डाइपोल होगा या जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, ये पोल स्ट्रेंथ तो इनके बीच की डिस्टेंस होती है और बीच की डिस्टेंस 2L इस वजह से लेते हैं कि सारे मेजरमेंट हम मिड पॉइंट से करते हैं। तो सारे मेजरमेंट मिड पॉइंट से करेंगे तो 2L लेते हैं, तो हाफ करने पे क्या हो जाता है, ये आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, L दोनों तरफ हो जाएगा। अदरवाइज इसको अगर हम L लेंगे तो ऐसा नहीं है कि तब भी ये m इंटू 2L होगा, तब ये m इंटू L होगा। बट हम जब मेजरमेंट करेंगे किसी भी चीज का तो ये L/2 थोड़ा कैलकुलेशन में कॉम्प्लेक्सिटी आती है, इस वजह से ऐसा नहीं करते हैं। अब ये कोई एक्सिस का पॉइंट है और यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है B की। तो नेट वैल्यू B पर, ये पॉइंट कोई P है, यहाँ पर नेट वैल्यू आपको बतानी है BP मैग्नेटिक फील्ड की। तो इस पोल स्ट्रेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी और इसके सेंटर से ये डिस्टेंस हमने आर्क कर ली ऐसे। तो यहां से आपको मैग्नेटिक फील्ड इस पोल की वजह से बतानी है और इस पोल स्ट्रेंथ की वजह से बतानी है। इस पोल स्ट्रेंथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने V1 कह दिया, इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। और इसकी वजह से हमने क्या कह दिया, V2 कह दिया। ये थोड़ा हाइपोथेटिकल कांसेप्ट है, तो ये V1 और V2 इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर? अब इनमें हमने बताया था आपको कि बिल्कुल उसी के एनालॉजी है ये। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, μ0/4πm/r²। r² इन द सेंस कि यहाँ से और यहाँ के बीच की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक r है और ये इतना L है। आप जानते हैं हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये भी L हो जाएगा और ये इतना भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तभी तो कंप्लीट क्या आएगा, 2L आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक L है और यहाँ से यहाँ तक R है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगी, R माइनस L। अरे यहाँ से अगर डिस्टेंस को मेजर करोगे यहाँ से ये, तो ये R माइनस L हो जाएगी, नहीं हो जाएगी ये, तो ये हो जाएगा आपका R माइनस L का होल स्क्वायर। मिड पॉइंट से हर मेजरमेंट करते हैं और मिड पॉइंट से हमने ये डिस्टेंस R लिखी है ऑलरेडी। मिड पॉइंट से यहाँ तक के डिस्टेंस को R लिखा है, इतना L है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगी, इतना L है और ये पूरा R है, तो दिस डिस्टेंस इज R माइनस L। इतना कम कर देंगे R से। तो ऐसे B2 की वैल्यू हम लिखना चाहें तो B2 क्या आ जाएगा, B2 होगा μ0/4π। इसकी भी पोल स्ट्रेंथ m होगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं वेक्टर का तो पॉजिटिव होगा, तो m/r²। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगी, इस पोल के और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक तो r है और इतना L है, तो इसी में r में L जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी, r प्लस L का होल स्क्वायर। क्लियर है? अरे इतनी बात समझ में आ रही है? तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वजह से फील्ड की डायरेक्शन भी आपको समझ में आ गई और ये सारी चीजें। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इन दोनों फील्ड को क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। तो दोनों वेक्टर क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इनका वेक्टर सम करने के लिए क्या करेंगे, BP = V1 प्लस वेक्टर V2 और इनके बीच का एंगल थीटा क्या है,
180 डिग्री है और इनके बीच अगर एंगल थीटा 180 डिग्री है तो हम क्या करेंगे, इनके मैग्नीट्यूड का डायरेक्ट डिफरेंस करेंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे और साइन किसका लगाएंगे, बड़े वाले का। तो आप यहां से देखेंगे कि B1 बड़ा हुआ है कि B2 बड़ा है। B1 और B2 में अगर चेक करेंगे तो B1 जो है इसका डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, r माइनस एल का स्क्वायर। इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी जिसका डिनोमिनेटर, बाकी चीजें तो कॉमन है, m दोनों में कॉमन है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन है, तो इसका डिनोमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर में केवल फर्क है, इसका डिनोमिनेटर कम है और इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है। तो जिसका डिनोमिनेटर कम हो वैल्यू ज्यादा और जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा हो वैल्यू कम होगी। तो B1 इज ग्रेटर देन B2 इन मैग्नीट्यूड, दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, B1 माइनस B2 करेंगे और नेट डायरेक्शन ऑफ BP किधर आएगी, B1 की तरफ आएगी। क्लियर है? तो ये B1 की तरफ आएगी नेट डायरेक्शन BP की, और यहां से हम BP को क्या लिख देंगे, BP इज इक्वल टू B1 का मैग्नीट्यूड माइनस B2 का मैग्नीट्यूड, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिधर P की डायरेक्शन होगी, P की डायरेक्शन किधर होगी, साउथ टू नॉर्थ पोल। मैंने बताया था -M2 प्लस M या -Q2 प्लस Q, वहां पर भी होता था। तो इधर ही तो P की डायरेक्शन होगी, व्हाट इज P, सॉरी M की डायरेक्शन भी तो इधर ही होगी, और M क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, साउथ टू नॉर्थ ये डायरेक्शन होगी। तो इसकी नेट डायरेक्शन भी किसके डायरेक्शन में आएगी, M के डायरेक्शन में आएगी। वहां भी मैंने आपको बताया था, अगर याद हो तो एक्सियल पॉइंट में डायरेक्शन फील्ड की, नेट फील्ड की किधर आती थी, P की डायरेक्शन में आती थी, टुवर्ड्स द P। हमने चाहे ये साइन चेंज भी कर दिया था, इंटरचेंज कर दिया था हमने, किसको, चार्ज को, प्लस Q को एक तरफ माइनस Q को दूसरी तरफ कर दिया था, फिर भी क्या होगा, टुवर्ड्स P ही आया था। और जब हम इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाले थे परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस पे, तो हमने देखा था अपोजिट फ्रॉम P आई थी और मैग्नीट्यूड में हाफ आई थी। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये बात आ रही समझ में, नोट करिए इसको, फिर आगे बताते हैं। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, BP की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M R माइनस L का स्क्वायर माइनस में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M R प्लस L का फुल स्क्वायर। इसको और सॉल्व करोगे तो म्यू नॉट M अपॉन 4 पाई को हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L स्क्वायर फुल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। और इसको और सॉल्व करते हैं तो ये BP की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर और आपस में इन दोनों, ये हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर माइनस R माइनस L का स्क्वायर, अपान में क्या हो जाएगा, अपान में इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखो कि एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, दूसरे में क्या है a प्लस बी है, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे ये जब आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करते हैं तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे ये a माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस पे स्क्वायर है तो होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, ये ठीक है। इसको और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट स्मॉल m अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको ओपन कर रहे हैं ठीक है, प्लस 2RL, अरे a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। और ऐसे जब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस टाइम्स क्या हो जाएगा, इसको हम इस ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और ये नेगेटिव टाइम्स
ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ठीक है। और अपान में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है, नीचे दिख रहा है। तो इसके बाद अब देखो, इसको जो हम इसमें ओपन करेंगे तो यहाँ माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस से आ जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये प्लस आर स्क्वायर, ये माइनस आर स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस, ये सॉरी प्लस और ये माइनस, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस दोनों ऐड हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि 4RL आएगा। डायरेक्ट समझ में आ रहा, लिख दें। अरे ये इससे कैंसिल होगा, कैसे कैंसिल होगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस ये माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये 2RL हो जाएगा, इधर प्लस 2RL इधर प्लस 2RL, तो टोटल क्या हो जाएगा 4RL। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई एम, यहाँ हो जाएगा 4 टाइम्स R इंटू एल, अपान में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही सभी को, नोट करो इसको जल्दी से। ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई एम आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 4 टाइम्स RL। देखो ये अजम्पशंस यहाँ भी वर्क करेगा कि यहाँ जो R डिस्टेंस है, इस टाइप को, ये जो मैग्नेट है बार मैग्नेट एक छोटा से होता है, और जहाँ हम स्पीड निकाल रहे थे वो काफी दूर होता है। तो इस L लेंथ के कंपेरिजन में R क्या होता है, काफी बड़ा होता है, लंबा होता है, मतलब R इज ग्रेटर देन L। और अगर ऐसा है तो ये आपका जो R स्क्वायर है ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है, किससे, L स्क्वायर से। तो हम क्या करते हैं, L स्क्वायर को यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये जो Bp की वैल्यू आती है ये हो जाएगी म्यू नॉट एम अपान 4 पाई। अगर इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं तो ये तो 4RL रहेगा ही रहेगा, अपान में ये R स्क्वायर का होल स्क्वायर, R की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और एक R से एक R कैंसिल होगा तो ये पावर 3 हो जाएगी। तो Bp की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट एम इंटू 4L, इसको हम ऐसा लिख दे रहे हैं 2 इंटू 2 4, 2 4 होता है ना, अपान में ये हो जाएगा 4 पाई R क्यूब। इतना समझ आ रहा है। और यहाँ से फिर Bp क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये हो जाएगा 2, ऐसे हम लिख दे रहे हैं इसको m इंटू 2L, और इस 2 को आगे कर दे रहे हैं, क्लियर ये, और अपान में ये हो जाएगा R क्यूब। किससे, क्या नहीं कर सकते, मना थोड़ी कर। Bp क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 टाइम्स, इतने को हम क्या लिख सकते हैं, ये कैपिटल M लिखा हुआ है, कैपिटल M क्या होता है, m इंटू 2L होता है, और m इंटू 2L होगा तो ये क्या हो जाएगा, m हो जाएगा अपान में R क्यूब। तो ऐसे वहां भी आता था, इसको हम ऐसा लिख देंगे कि म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 टाइम्स m अपान R क्यूब। वहां 2 टाइम्स P अपान R क्यूब होता था, और डायरेक्शन अलोंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती थी, यहाँ डायरेक्शन अलोंग द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। क्लियर, अरे आ रहा बात समझ में। तो ये आप क्या करेंगे, इसको नोट करिए, और ये बात ध्यान रखिए एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है। इसके बाद इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से आपको एक्सियल पोजीशन पे क्या निकाली आपने, मैग्नेटिक फील्ड।
तो ये 2 टाइम्स m अपान म्यू नॉट अपान 4 पाई क्या हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड वहां भी, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां r क्यूब पे डिपेंड करती थी 1 अपान में, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या करिए, डिपेंड करिए। ऐसे हम क्या करेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से। और वहां पर जब निकाला था हमने तो डायरेक्शन क्या होती थी, इसके अपोजिट आती थी, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट है, ये पूरा लेंथ 2l है, तो ये लेंथ हाफ हो जाएगी और ये लेंथ भी हाफ हो जाएगी l और l। ये कोई पॉइंट है यहाँ पर, और हमने कहा सारे मेजरमेंट हम कहाँ करेंगे, मिड पॉइंट से। तो वहां से भी मिड पॉइंट से मेजरमेंट करा था, और इस डिस्टेंस को हमने क्या लिख दिया, r लिख दिया, ये ठीक है। अब इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहां से r डिस्टेंस पे। r काफी बड़ा है इस लेंथ के कंपैरिजन में, इस बार मैग्नेट के कंपैरिजन में। तो हम क्या करेंगे, इस पोल स्ट्रेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और इस पोल स्ट्रेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, उनका वेक्टर सम करेंगे, जो वैल्यू आएगी। तो यहां से देखेंगे तो ये क्या होगा, अब एक ही डायरेक्शन में होगी ये, इसको हमने B1 कह दिया। B1 की डायरेक्शन क्या होगी, इस लाइन के, ये लाइन थोड़ा ये इस तरीके से, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगी, टुवर्ड्स होगी, ऐसे इधर होगी मैग्नेटिक फील्ड। और यहां से आप देख रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस ये वाली पोल से और इस पोल से ये वाली डिस्टेंस दोनों इक्वल है, और ये आप देखें तो ये अगर r है और ये l है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ऐसे इधर भी ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अगर डिस्टेंस बराबर है दोनों की, पोल का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। इसका मतलब इनका दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, अगर इस एंगल को हम यहाँ से थीटा ले लें, या इस एंगल को हम थीटा ले लेते हैं, सपोज दैट ये दोनों का यहाँ से थीटा बना रहे हैं, तो ये क्या बनाएगा, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। और यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा, और दोनों के एंगल बाइसेक्टर से ये मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी, ठीक है। अगर ये B है तो इधर आपका आ जाएगा B cos थीटा, और इधर भी आ जाएगा इसका भी B cos थीटा, समझ रहे हो ना। और इसकी वजह से इसका कंपोनेंट जो आएगा वो B sin थीटा इधर होगा, और इधर B sin थीटा होगा। और साइन वाले कंपोनेंट मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो कैंसल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। B sin थीटा और B sin थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस डायरेक्शन में ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स B cos थीटा, ये आ रहा है समझ। तो 2 टाइम्स B cos थीटा को हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं, क्लियर। या अगर आप वो वाला फार्मूला लगाएंगे 2p cos थीटा बाई 2, तो ये टोटल एंगल 2 थीटा होगा, तो ये 2b cos थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 मतलब थीटा, किसी भी तरीके से निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2b cos थीटा, क्लियर। अब 2b cos थीटा आएगी तो b की वैल्यू हमको पता है, यहां से b क्या होगा, अगर b की वैल्यू निकालना चाहिए तो b हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई m अपान ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये इसका होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो b को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट m अपान 4 पाई, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो सीधे सीधे r
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब यहां से नेट वैल्यू अगर इसकी निकालना चाहें तो डायरेक्शन तो नेट इधर आ रही है, और इसकी जो एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगी 2 टाइम्स बी कॉस थीटा। तो बी एक्सियल क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 टाइम्स बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट m अपान 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। और यहां से एक चीज आप देखें कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या है। कॉस थीटा यहां से देखोगे तो कॉस ये थीटा ये है, तो थीटा ये है, तो यहां से ये वाला क्या हो गया, अगर ये थीटा है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, और ये क्या हुआ, बेस हुआ, और ये क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज हुआ। अब यहां से अगर आपको cos थीटा निकालना है तो cos थीटा क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, मतलब L अपान स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। cos थीटा ये हो जाएगा। तो इस cos थीटा की वैल्यू क्या करेंगे हम, उस जगह पे पुट करते हैं, तो बी एक्सिस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स म्यू नॉट m अपान 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा L अपान में दिस वैल्यू, दिस मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ऐसे लिख सकते हैं आप, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दिख रहा है नहीं उधर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। या एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ये क्या हो जाएगी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है, m इंटू 2l, इस 2 को उधर ले लिया हमने, समझ में आ रहा है। ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है ये, और प्लस में ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ है, और दोनों सेम चीजें हैं तो प्रोडक्ट करने पे पावर ऐड हो जाएगी। तो बी एक्सिस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट, इतने को हम पी लिख दें, सॉरी एम लिख दें, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट कैपिटल एम अपान 4 पाई, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर पावर 1 है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर हाफ है, तो 1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर होल 3/2। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या करते हैं, यहां एक्सिस के अलोंग जो फील्ड होगी इसमें फिर से वही अजम्पशन लगाएंगे, कौन सा, कि अगर हम क्या करते हैं कि आर के कंपैरिजन में इस एल लेंथ को देखते हैं तो ये एल लेंथ बहुत छोटी होती है बार मैग्नेट की, तो आर स्क्वायर अगेन क्या होगा, काफी बड़ा होगा एल स्क्वायर से, तो बी एक्सियल जो आएगी ये क्या हो जाएगी, म्यू नॉट इंटू एम अपान में क्या हो जाएगा 4 पाई, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर में एल स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बी क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट एम अपान 4 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब का टर्म्स वहां भी आ रहा था, यहां भी आ रहा है, बस इसमें और उसमें फर्क क्या है, एक्सियल और इक्वेटोरियल में, इसमें फर्क ये है, ये इक्वेटोरियल फील्ड है, क्यों हमने इसको भी एक्सिस लिख दिया, ये इक्वेटोरियल फील्ड है, अरे ये इक्वेटर पे है ना, तो ये क्या हो जाएगा, m अपान आर क्यूब। तो ये क्या होगा, m की वैल्यू आप देख रहे हैं वहां पर क्या था 2m अपान आर क्यूब था, और यहाँ क्या है m अपान आर क्यूब है, म्यू नॉट अपान 4 पाई दोनों में कॉमन था। इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो
एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होती थी, दोनों में क्या रिलेशन है, वो इससे मैग्नीट्यूड में डबल है, मैग्नीट्यूड में 2 टाइम्स ज्यादा है। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी थी, इस तरीके से, मतलब अलोंग द मैग्नेटिक डायपोल एम की डायरेक्शन में, और इसकी डायरेक्शन किधर है, अपोजिट टू द मैग्नेटिक डायपोल। और इसकी नेट डायरेक्शन इधर आ रही ना, और एम की डायरेक्शन इधर है, तो ये किधर है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एम। तो हमेशा ध्यान रखना, वहां भी बताया था, यहाँ भी फिर से सुन लो, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन आती है किसकी, इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड की। और एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होती है, और इसका डबल होती है। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसे। हमने ये कहा था कि जो ये बार मैग्नेट होता है और जो करंट कैरिंग कॉइल होती है, सर्कुलर कॉइल या रिंग, ये दोनों एनालॉगस होते हैं, ये दोनों एक ही जैसे, मतलब इक्विवेलेंट होते हैं। जैसे मैग्नेट है, बिल्कुल सिमिलरली क्या है, कॉइल भी है। जैसे ये बार मैग्नेट है, ये इसका क्या है, साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये माइनस एम, ये प्लस एम। तो इसमें एम की डायरेक्शन ये हो गई। ऐसे जो करंट कैरिंग कॉइल होती है ये है इस तरीके से, अगर ये चीज ऊपर है और ये इस तरीके से कॉइल रखी हुई है, ये चीज क्या है नीचे, और ये चीज कैसी है ऊपर है, ऐसे। तो अगर हम क्या करते हैं कि इसमें करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है ऐसे, तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो इधर से आप देखेंगे सामने से, तो इधर से साउथ होगा, इधर वाली नॉर्थ होगा, तो एम की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो आप देखेंगे तो ये इधर साउथ, इधर नॉर्थ, एंटी क्लॉकवाइज इधर से दिखेगी, इधर से क्लॉकवाइज दिखेगी। तो ओवरऑल ये भी क्या है, बार मैग्नेट की तरह ट्रीट हो रहा है। तो आप यहां भी बोल सकते हैं कि सर इसकी जो एक्सियल फील्ड होनी चाहिए ये भी बार मैग्नेट की तरह आनी चाहिए, 2m अपॉन 4 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इस करके, कैपिटल एम। तो यहां पर भी हमने आपको एक्सियल फील्ड पढ़ाई थी, अगर याद हो तो, रिंग की वजह से एक्सिस पे फील्ड पढ़ाई थी हमने, यहाँ से एलिमेंट काटा था और इस तरीके से फील्ड पढ़ाई थी, इसका एक कंपोनेंट इधर आया था, एक कंपोनेंट इधर आया था। तो बी कॉस थीटा सबका ऐड कराया था, अगर याद हो तो, बी कॉस थीटा सारे का सम कराया था, और साइन वाला कंपोनेंट क्या हो गए थे, कैंसिल हो गए थे। तो वहां पर जो बी की नेट फील्ड आई थी वो क्या आई थी, एक्सिस पे जो बी की वैल्यू आई थी एक्सिस पे, वो क्या आई थी, क्या आई थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम, म्यू नॉट एम अपॉन एम नहीं आया था वहां, म्यू नॉट एम करके, एन अगर नंबर ऑफ टर्न्स था तो, नहीं तो ये आई आर स्क्वायर ऐसे करके था अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ऐसे कुछ करके था, ऐसा मैंने रिंग में पढ़ाया था। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक्सिस पे, कभी कॉपी पलट के देखते हो, देखो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपान में क्या होगा 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। और हमने ये कहा था अगर नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, n हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा n टाइम्स आई आर स्क्वायर, ऐसा। अगर इसको हमने 4 करा तो ये ऊपर 2 हो जाएगा, ऐसे करके। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही। तो b की वैल्यू किधर होगी, यहाँ b cos थीटा, और साइन वाले सारे कंपोनेंट कैंसिल हो रहे थे, जैसे इधर b sin थीटा है, इधर b sin थीटा है, और इधर सारे के सारे ऐड होकर हमने 2 टाइम्स करके फिर उसे इंटीग्रेट करा था, आई थी वैल्यू, कितनी आई थी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैंने बताई थी, ठीक है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब देखो इसको हम बार मैग्नेट की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं। अगर हम क्या कर रहे हैं कि इसकी रेडियस आर है, तभी तो कैपिटल आर यहाँ पर लिखा है हमने, अरे यहाँ रेडियस होती थी और ये पॉइंट एक्स होता था, अगर आपको याद हो तो ये वाला अपने आप क्या हो जाता था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर भी ये एजम्पशन तो हम लगा सकते हैं ना, कौन सा, कि जो x है
एक्स वाली वैल्यू इस कैपिटल आर से क्या है, काफी बड़ी है। अरे ये काम यहाँ कर सकते नहीं कर सकते? या हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक्स के टर्म्स में अगर इसको हम लेते हैं और इस फील्ड को हम आर को यहाँ नेग्लेक्ट करेंगे तो ये एक्स के क्यूब के फॉर्मेट में नहीं आएगा ये। अरे एक्स क्या है, काफी बड़ा है किससे, आर से, मतलब ये रिंग ऐसी है और ये पॉइंट काफी दूर है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन आर स्क्वायर। तो यहां अगर नेग्लेक्ट करोगे बेटा तो बी की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट अपॉन 2 टाइम्स ये हो जाएगा आपका क्या, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और ऊपर क्या हो जाएगा आई आर स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले बताओ। अब इसको क्या करोगे, बिल्कुल अभी देखोगे तो आपको मैग्नेट की तरह लगेगा। ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा, ये अपान में 2 टाइम्स, जब x की पावर 3/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x क्यूब नहीं हो जाएगा, मतलब यही सेंटर से डिस्टेंस है x। अब देखो इसको हम पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, म्यू नॉट इंटू आई, और पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ आ रही ना। और अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर क्या है बेटा, अरे एरिया है, तो आई टू ए हो गया अपान में 2 पाई एक्स क्यूब, और आई ए क्या होता है, आई ए अभी पढ़ाया था, आई ए क्या होता है, आई करंट ए एरिया। अरे आई करंट ए एरिया है तो सब बताते हैं, कहा था आई ए और जाइए, आई ए एम होता है इसके लिए, हमने कहा मैग्नेट के लिए m इंटू 2l होता है और रिंग के लिए क्या होता है IA होता है, और नंबर ऑफ टर्न्स n है तो NIA। अरे तो यहाँ n से मल्टीप्लाई हो जाता तो ये पूरा NIA हो जाता। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? तो ये हो जाएगा क्या, म्यू नॉट m अपान 2 पाई एक्स क्यूब। अब हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये म्यू नॉट 2m अपान में 4 पाई एक्स क्यूब, यही तो था मैग्नेट में भी। अरे एक्सिस में मैग्नेट में क्या था, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m अपान एक्स क्यूब, यहाँ तो एक्सिस में वही है, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m अपान एक्स क्यूब। समझ में आ रहा है? और ये भी किसके अलोंग था, एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द डाइपोल मोमेंट, तो ये भी तो अलोंग द डाइपोल मोमेंट है, साउथ टू नॉर्थ अलोंग द एक्सिस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये और बार मैग्नेट दोनों क्या है, एक ही चीज है, तो इस पे भी एक्सिस की बात वही होगी। अब जैसे आप ये बोल दो कि नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो ये क्या हो जाएगा n टाइम्स हो जाएगा n आई आर स्क्वायर अपान 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। तो यहाँ पर n आई और पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई आर स्क्वायर होगा, तो फिर पाई आर स्क्वायर को a रखेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा n आई ए, और n आई ए भी तो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या होता है, हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या बताया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताया आई ए, इफ अगर क्या हो नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो 1 हो, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स n हो जाए तो ये क्या हो जाएगा n टाइम्स आई ए, ठीक है, तभी ये m ही आएगा, तो m अपान 4 पाई एक्स स्क्वायर। तो चाहे वो करंट कैरिंग कॉइल हो चाहे बार मैग्नेट हो, दोनों कैसे होंगे, एक जैसा ट्रीट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब वहां पर हमने एक चीज आपको पढ़ाई थी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी क्या करते थे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते थे, तो वो क्या होता था, उस पर नेट फोर्स तो जीरो होता था लेकिन टॉर्क प्रोवाइड करता था। इलेक्ट्रिक वहां पर पोटेंशियल हमने देखा था, वहां पर हमने पोटेंशियल एनर्जी देखी थी, यहाँ भी वो काम करेंगे क्या, कि किसी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डाइपोल को या करंट कैरिंग कॉइल को कहां पर रखेंगे, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो ये क्या करेगी, टॉर्क की वजह से रोटेट करेगी, तो उस इक्विलिब्रियम कंडीशन को पढ़ेंगे। ठीक है, इसे नोट कर लो, इसे थोड़ा समझते रहो, कोरिलेशन में बना लो ऐसे। तो करंट कैरिंग कॉइल को भी और बार मैग्नेट को भी, दोनों को हम एक जैसा समझेंगे। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी बार मैग्नेट को रखेंगे तो उस पर टॉर्क लगता है, और टॉर्क की वैल्यू हमने बताई है कि वो क्या होती है, m क्रॉस b।
जैसे वहां P क्रॉस E होता है वैसे यहाँ M क्रॉस B होता है। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है, और इसमें कोई बार मैग्नेट रखा हुआ है इस तरीके से, या कॉइल भी ऐसे रख सकते हैं, क्यों ऐसे करके ऐसे कॉइल रखी रहेगी, तो एक ही बात है। यहाँ भी हम बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं, इसकी पोल स्ट्रेंथ है ये -m है, ये +m है, मतलब ये साउथ पोल है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस को हम 2l ले लेते हैं। तो इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर आएगा, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और इसके बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये जो एंगल है इसको हम थीटा मान ले रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो ये तो डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंडर में होता है कि मतलब इसमें क्या होता है, नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, तो इसमें क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, और टॉर्क के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के लिए हमने टाउ की वैल्यू बताई थी, ये आएगा आपका m क्रॉस b। जैसे वहां P क्रॉस E होता था वैसे यहाँ m क्रॉस b होगा, या ये क्या हो जाएगा mv साइन थीटा होगा मैग्नीट्यूड में, ऐसा। और डायरेक्शन इसकी किधर आएगी, m क्रॉस b करेंगे तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड होगी, ऐसे m क्रॉस b। तो इनका सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा कि डायपोल अलाइन होना चाहेगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, हमेशा ये क्या करेगा, ट्राई टू अलाइन लाइक दिस, ऐसा करके चाहेगा कि हम क्या हो जाएं, मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन हो जाएं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी गेन कर लेगा इस तरीके से। क्लियर है, इतनी बात आ रही समझ में ना कि कैसा चाहेगा कि बिल्कुल अलाइन हो जाए ऐसे। अब एक छोटी सी चीज यहीं पर और समझ लो मैकेनिक्स की, जैसे जब हम मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा ट्रांसलेशन के लिए और रोटेशन के लिए दो अलग अलग बातें रिस्पॉन्सिबल होती थी। जैसे होता यह था कि जो नेट फोर्स होता था किसी बॉडी पे, नेट फोर्स किसी बॉडी पे होता था, ये मास इनटू एक्सेलरेशन ये होता है, और किसी बॉडी पे लगने वाला जो नेट टॉर्क होता है वो होता है I इंटू अल्फा, ठीक है, I अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये है लीनियर एक्सेलरेशन, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, और अल्फा क्या है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन, इस तरीके से। तो इन दोनों में क्या होता है कि जैसे इसमें क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है कि फोर्स अप्लाई होगा जिसका लाइन ऑफ एक्शन लाइन के लॉन्ग होगा तो ट्रांसलेटरी मोशन प्रोवाइड करेगा, और इसका लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस के लॉन्ग होता है, तो इसमें क्या कैपेबिलिटी होती है, टू रोटेट एनी बॉडी एट द एक्सिस, ठीक है। अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है उस पर्टिकुलर एक्सिस के लॉन्ग, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए ये टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होगा, और अल्फा को हम क्या लिखते हैं इस तरीके से, टाउ बाई I है ये। जैसे वहां मास पर यूनिट लेंथ क्या हो, सॉरी मास पर यूनिट फोर्स पर यूनिट मास जो होता था ये एक्सेलरेशन होता है, वैसे रोटेशन में टॉर्क पर यूनिट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या हो जाएगी, ये। तो बिल्कुल सिमिलरली पैरेलल यहां पर चलना है। अब हम इसको क्यों बता रहे हैं, उसका रीजन है कि जैसे यहां पर वर्क डन जब निकालते थे W, तो ये क्या होता था, F डॉट dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2, ये थोड़ी सी मैकेनिक्स है 11th क्लास की। ये W क्या है, x1 से x2 हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। वैसे यहां पर जब हमको किसी रोटेशन के लिए टॉर्क की नीड होगी तो वो वर्क डन क्या होगा, टॉर्क की वजह से जो वर्क डन होता है वो होता है टाउ डॉट डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 से θ2, ये बात ध्यान रखना, क्लियर है। तो इसका इंटीग्रेशन θ1 से θ2 करना है, तो यहां पर तो वर्क डन कौन करेगा, फोर्स की वजह से तो वर्क डन होगा नहीं, यहां वर्क डन किसकी वजह से होगा, टॉर्क की वजह से, और टॉर्क है क्या mv sin थीटा, तो W क्या हो जाएगा यहां से
अगर यहाँ से आप वर्क डन निकालना चाहें इस मैग्नेटिक डाइपोल को फील्ड से θ1 एंगल से θ2 एंगल रोटेट करने के लिए, तो व्हाट विल बी द वर्क डन टू रोटेट द मैग्नेटिक डाइपोल फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2? तो W क्या करने के लिए, टू रोटेट फ्रॉम θ1 से θ2, ये W जो हो जाएगा ये हो जाएगा टाउ डॉट d थीटा का इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 टू θ2, और दोनों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो cos 0 हो जाएगा, ये टाउ d थीटा हो जाएगा। तो टाउ d थीटा का इंटीग्रेशन θ1 से θ2। अब टाउ की वैल्यू यहाँ पर क्या है, mb sin थीटा, अरे है कि नहीं, mb sin थीटा, और ये मोमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म ही है, तो वेरिएबल क्या है sin थीटा, तो θ1 से θ2 d थीटा कर देंगे, और sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos थीटा, तो W क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mb, ये आपका आ जाएगा, माइनस को हम आगे ले रहे हैं, ये हो जाएगा cos थीटा, और लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे, फ्रॉम θ1 से θ2, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस m इंटू बी, ये हो जाएगा cos θ2 माइनस cos θ1, ऐसे तो वहां भी आया था, और इस माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा mb cos θ1 माइनस cos θ2, क्या हो जाएगा, तो वर्क डन जो आ जाएगा ये हो जाएगा mb, नेगेटिव अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2, ऐसे हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं। ठीक है, अरे यार समझ में नहीं, नोट करिए इसको।